एरोफ्लॉट फ्लाइट 593 अचानक से रूस की पहाड़ियों से टकराकर क्रैश हो जाती है, जिसमें 63 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स अपनी जान गंवा देते हैं। अब हादसे की जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि यह प्लेन किसी टेक्निकल या मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि एक बच्चे की गलती की वजह से हुआ था जो प्लेन को उड़ा रहा था। लेकिन बच्चे का प्लेन उड़ाना तो दूर की बात, बच्चों को तो प्लेन के कॉकपिट में एंटर होना भी प्रोहिबिटेड होता है। फिर यह बच्चा इस प्लेन को कैसे उड़ा रहा था और यह कॉकपिट में किस तरह इंटर हुआ और कैसे यह दर्दनाक घटना घटी, आइए डिटेल में जानते हैं। 23 मार्च 1994 का वह दिन, रशिया के श्रीमठयेवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात में करीब 11 बजे 63 पैसेंजर्स एयरबस A310-304 विमान में सवार होते हैं। रशिया एयरलाइन एरोफ्लॉट फ्लाइट 593 को रशिया के कैपिटल सिटी मॉस्को से हांगकांग के कई तक एयरपोर्ट जाना था। एरोफ्लॉट फ्लाइट 593 में यूज होने वाले प्लेन एयरबस A310-304 की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट को रसिया ने लीज पर लिया हुआ था। एयरबस A310-304 ने 11 सितंबर 1991 को अपनी पहली उड़ान भरी थी और फ्लाइट 593 का हिस्सा बनते समय यह एयरक्राफ्ट 4 साल पुराना हो चुका था। हालांकि ना अभी तक इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आया था और ना ही कोई दूसरी प्रॉब्लम देखी गई थी। एरोफ्लॉट 593 के कैप्टन एंड्रे विक्टोरोविच दनिलोव थे, जिन्हें 9500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और इसमें भी 950 घंटे इन्होंने सिर्फ एयरबस A310 एयरक्राफ्ट को ही उड़ाया था। यानी कि इस फ्लाइट को उड़ाना कैप्टन के लिए बच्चों का खेल था। कैप्टन के अलावा इस विमान में फर्स्ट ऑफिसर का कमान इगोर वासिलिएविच पिस्कारायोव संभाल रहे थे और इनके पास 5885 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। और क्योंकि यह फ्लाइट बहुत लंबी होने वाली थी और इसलिए रिलीफ पायलट के तौर पर यारोस्लाव व्लादिमीरोविच कुद्रिंस्की नियुक्त किए गए थे, जो अपने फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे थे और इनके पास भी 8940 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस थी। अब इतने एक्सपीरियंस पायलट और को पायलट होते हुए भी प्लेन का क्रैश हो जाना, वह भी किसी बच्चे की गलती से, सच में या एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। लेकिन यह हुआ कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो सभी पैसेंजर को प्लेन में सवार होने में तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है। इस दौरान प्लेन का क्रू पायलट्स और एयरपोर्ट स्टाफ टेक ऑफ से पहले किए जाने वाले सभी चेक को कंप्लीट करते हैं। यहां आपको बता दें, जो प्लेन में 63 पैसेंजर मौजूद थे उसमें 40 रशियन थे और 40 में से भी 30 पैसेंजर तो एयरलाइन एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली के ही थे, जबकि 23 फॉरेनर बिजनेसमैन थे जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हासिल करने के सिलसिले में रशिया आए थे। जो 30 पैसेंजर एयरलाइन फैमिली से थे उसमें 2 बच्चे यारोस्लाव व्लादिमीरोविच कुद्रिंस्की के भी थे, जो पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे। कुद्रिंस्की के बेटे का नाम एल्डर था, जो इस समय 15 साल का था, और बेटी का नाम आना था, जो लगभग 13 साल की थी। बहरहाल रात 12:15 के करीब यह प्लेन मॉस्को से टेक ऑफ करता है और कुछ ही समय बाद पायलट प्लेन का ऑटो पायलट मोड ऑन कर देते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ऑटो पायलट मोड में प्लेन की स्पीड सेम रहती है और प्लेन एक स्थिर ऊंचाई पर आगे की तरफ बढ़ता है और इसलिए इस दौरान पायलट को प्लेन उड़ाने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता। अब सब कुछ सही चल रहा था, प्लेन भी एकदम स्टेबल था। इसी बीच कुद्रिंस्की के बच्चे कॉकपिट में आने की जिद करते हैं। दरअसल उन्हें देखना था कि प्लेन किस तरह उड़ाया जाता है। वैसे तो कॉकपिट में बच्चों का आना मना होता है, लेकिन कुद्रिंस्की अपने बच्चों की यह ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें कोकपिट में ले आते हैं। अब कॉकपिट में आने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसके बाद ये बच्चे पायलट की सीट पर बैठने के लिए जिद करने लगते हैं। अब क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट मोड पर था, तो ऐसे में कुद्रिंस्की सभी नियमों को ताक पर रखकर उन्हें पायलट की सीट पर बैठना अलाउ कर देते हैं। सबसे पहले 12:43 पर उनकी 13 साल की बच्ची पायलट की सीट पर बैठती है। जैसा कि हमने बताया, इस समय प्लेन ऑटो पायलट मोड पर चल रहा था, लेकिन कुद्रिंस्की अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा शो करते हैं जैसे उनकी बेटी ही प्लेन को उड़ा रही हो। वह छोटी बच्ची इससे खुश होकर सीट से उठ जाती है। यानी के बाद करीब 12:51 पर कुद्रिंस्की का बेटा पायलट सीट पर बैठता है, लेकिन वह अपनी बहन की तरह बेवकूफ बनने वाला नहीं था। वह सीट पर बैठे ही कंट्रोल कॉलम पर
अपनी पूरी फोर्स लगता है, जिस वजह से 30 सेकंड के लिए प्लेन ऑटो पायलट मोड से होकर मैनुअल मोड पर आ जाता है। इसका मतलब था कि अब उस 15 साल के बच्चे एल्डर के हाथ में प्लेन का पूरा कंट्रोल था। हालांकि जब फ्लाइट ऑटो पायलट मोड से मैनुअल मोड पर आई तो उस समय एक अलर्ट लाइट इंडिकेटर भी ऑन हुआ था, लेकिन लापरवाही से किसी पायलट ने भी इस अलर्ट पर ध्यान नहीं दिया जो उस समय कॉकपिट में मौजूद थे। कुछ समय बाद एल्डर ये ऑन ऑब्जर्व करता है कि प्लेन राइट साइड डायरेक्शन में मुड़ रहा है। इसके बाद धीरे धीरे फ्लाइट पाथ इंडिकेटर भी फ्लाइट के लिए नया पाथ शो करने लगता है। अब क्योंकि फ्लाइट कंटिन्यूअसली टर्न हो रही थी तो फ्लाइट पाथ इंडिकेटर प्लेन को 180 डिग्री टर्न लेने के लिए सजेस्ट कर रहा था और इस इंडिकेशन से पायलट कंफ्यूज हो जाते हैं। वह समझ नहीं पाते कि यह सब कैसे हो रहा है, क्योंकि उस समय तक उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि प्लेन ऑटो पायलट मोड से मैनुअल पर आ चुका है। उनकी इसी कंफ्यूजन में 9 सेकंड का समय बर्बाद हो जाता है और इस दौरान प्लेन 45 डिग्री से ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पर नोज डाइव होकर तेजी से नीचे गिरने लगता है। अब क्योंकि ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा थी और प्लेन का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड हो गया था, तो ऐसे में प्लेन बहुत तेजी से अपना ऊंचाई खोने लगता है और हाई ग्रेविटी फोर्स की वजह से फर्स्ट ऑफिसर के लिए उसके कंट्रोल कॉलम तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस समय कॉकपिट में सिर्फ वो बच्चा ही ऐसा था जिसके दोनों हाथ कंट्रोल कॉलम पर थे। हड़बड़ाहट में कुद्रिंस्की और प्लेन के दूसरे पायलट एल्डर को पहले लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोलते हैं और फिर राइट साइड मोड़ने को। इसी दौरान ऑटो पायलट भी प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश करता है। प्लेन के एलेरस ऑटो पायलट के कंट्रोल में नहीं थे, इसलिए वह ट्रस्ट बढ़कर प्लेन के नोज को ऊपर करने की कोशिश करता है। अब इससे प्लेन की नोज ऊपर तो हो जाती है, लेकिन ऑटो पायलट मोड इससे कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसके चलते प्लेन अपनी नोज को ऊपर की तरफ करते हुए पूरी तरह वर्टिकल हो जाता है। इसी समय प्लेन के स्क्रीन पर एक इंडिकेटर लाइट ऑन होती है जो पायलट को ऑटो पायलट के कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के बारे में सिग्नल देती है। मगर इससे पहले पायलट कुछ इस सिग्नल के बारे में सोच पाते, प्लेन की डिस्प्ले स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इस सिचुएशन में प्लेन को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करने के लिए एयरबस A310-304 का एक ऑटोमेटिक सिस्टम उसकी नोज को नीचे करना शुरू करता है। इस बीच जैसे ग्रेविटी का फोर्स कम होता है, कुद्रिंस्की अपने बेटे को हटाकर तेजी से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, मगर ऑटोमेटिक सिस्टम का कोई खास कंट्रोल ना होने की वजह से प्लेन स्टेबल नहीं रह पाता और वापस से नोज डाइव होकर नीचे गिरने लगता है। इसके बाद प्लेन के को पायलट पिस कैरी ऑफ इसे नोज डाइव से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनसे गलती ये होती है कि वह जरूरत से ज्यादा फोर्स लगा देते हैं। इसकी वजह से प्लेन एक बार फिर अपनी नोज को ऊपर की तरफ करके हवा में पूरी तरह सीधा हो जाता है। मगर इस बार प्लेन यही नहीं रुकता, बल्कि पूरी तरह उल्टा होकर कॉर्क स्क्रू डाइव होकर नीचे गिरने लगता है। पायलट इसे पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उन्हें इसमें काफी हद तक कामयाबी मिल जाती है, लेकिन तब तक प्लेन का एल्टीट्यूड बहुत कम हो जाता है, यानी इस फॉल से रिकवर करना अब इम्पॉसिबल था। इसी के चलते यह प्लेन कसन अलाटू के माउंटेन चेन से टकराकर क्रैश हो जाता है और पलक झपकते ही प्लेन में मौजूद 75 लोगों की मौत हो जाती है। इस क्रैश के बाद बहुत से टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने सिचुएशन को समझाने की कोशिश की और जानना चाहा, अगर ऐसी सिचुएशन फिर से सामने आए तो ऐसे में पायलट को क्या करना चाहिए। उनके कैलकुलेशन के कोडिंग जब प्लेन ने पहली बार टर्न लिया था तो उस समय पायलट को प्लेन के कंट्रोल कॉलम को छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से एरोडायनामिक प्रिंसिपल्स अपना काम करता। प्लेन खुद ही कुछ समय बाद वापस अपने निर्धारित पाथ पर आ जाता। इस क्रैश के बाद दुनिया भर के न्यूज़पेपर और लोगों ने एरोफ्लॉट फ्लाइट पे सवाल उठाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि कॉकपिट में बच्चों का आना मना होता है। फिर भी एरोफ्लॉट ने अपने बच्चों को कॉकपिट में आने की परमिशन क्यों दी? शुरुआत में तो एरोफ्लॉट आरोपों से पूरी तरह इनकार किया, लेकिन जब बाद में जांच पड़ताल हुई और कॉकपिट में मौजूद ब्लैक बॉक्स की कन्वर्सेशन को डिकोड किया गया तो उसमें यह पता चल गया कि कॉकपिट में कुद्रिंस्की के दोनों बच्चे मौजूद थे और उन्होंने प्लेन को कंट्रोल भी किया था। इस पुख्ता सबूत के बाद एरोफ्लोट को यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि प्लेन का कंट्रोल बच्चों के हाथ में थमा देना ही इस फ्लाइट का क्रैश होने का कारण था।
इस घटना के बाद इस पर कई अलग अलग वेब सीरीज और ड्रामा बन चुके हैं, जिसमें कैनेडियन टीवी सीरीज मे डे सबसे ज्यादा फेमस था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।